Assalamualaikum dear students, here is Kumail Heather and welcome to campus.pk। अच्छा जी, ठीक हो गया ये ज़रा। अच्छा बेटा, पहले हम टेस्ट डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। वालेकुम सलाम जी बेटा। जी बच्चे, पहले हम कल का टेस्ट डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। और आप सबको वेलकम अगेन केमिस्ट्री लेक्चर में, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आपके सामने ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं बेटा टेस्ट को, एफएलपी को, और हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनके आंसर को हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है बेटा जी। जी बच्चे, तो आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज था बेटा चैप्टर 2 से, दैट वाज सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल इन इज थ्रू, ये इज थ्रू है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या था बेटा, जल्दी बताएं मुझे बच्चे, रिस्पॉन्स दे दो बेटा, क्या हुआ है जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा जी, ठीक है बेटा, डी ऑप्शन सही है, वैक्यूम डेसिकेटर, ठीक है बेटा, वैक्यूम डेसिकेटर इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताया कि वैक्यूम डेसिकेटर में वैक्यूम डेसिकेटर यूज करने का क्या फायदा है बेटा, जल्दी से मुझे बताएं, वैक्यूम डेसिकेटर का क्या फायदा होगा जी बच्चे, जल्दी से बताएं। वैक्यूम डेसिकेटर, ठीक है बेटा, वैक्यूम डेसिकेटर का काम क्या है? वैक्यूम डेसिकेटर का काम यह है कि जो एयर उसके अंदर मौजूद है ना, उन एयर को जब वहां से निकाल देते हैं तो जितने भी आपके पास जो सैंपल होगा, जो क्रिस्टल होगा, वो ड्राई होने में आसानी होगी, जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि उसके जरिए कभी भी आपका क्रिस्टल डैमेज नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि वो जो क्रिस्टल आपने बनाया है वो कभी कंटेमिनेट नहीं हो सकती, उसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं आ सकती विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम डेसिकेटर। इसलिए सबसे बेस्ट एंड रिलायबल मेथड है बेटा फॉर ड्राइंग अ क्रिस्टल्स। ठीक हो गया बच्चे, क्लियर हो गया सबको? इसमें तो मेरे ख्याल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक टू द पॉइंट क्वेश्चन है। नंबर 2, अ सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई वेपर प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑन हीटिंग विल स्लो। ऑब्वियसली बेटा, जिनके वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, ऑब्वियसली वो क्या शो करेंगे बेटा? सर क्वेश्चन पेपर, बेटा क्वेश्चन पेपर ड्राइव पे है, वहां से आप लोग डाउनलोड करें, ड्राइव पे है, मेरे प्रोफाइल में चले जाए। प्रोफाइल में जाने के बाद ड्राइव पे आपको जिस तरह आप वर्कशीट लेते हैं ना, वर्कशीट, उसी तरह आपको वहां से भी एफएलपी मिल जाएंगे जी। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो इसके लिए जाहिर बात है बेटा, देखिए वो तमाम सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, ऑब्वियसली वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, अपलोड नहीं हुआ है, चल मैं उनको बता देता हूँ, वो अपलोड कर देंगे, बाकी आप वैसे सुन लेना, फिर वैसे सुन लेना। आप थोड़ी देर बाद आपके जो है उस पर ड्राइव, मेरे ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, फिर आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अभी हम वैसे इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद लेक्चर भी स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चे जी। तो याद रखिएगा बेटा, वो तमाम सब्सटेंसेस जिनका वेपर प्रेशर बहुत हाई हो तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, तो वो सब्सटेंस ज्यादा प्रिफर करेंगे कि वो सॉलिड फॉर्म में हो तो डायरेक्ट किस में जाए? गैस में जाए। लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं है वो, बेसिकली लिक्विड फॉर्म में वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट गैस में जाना पसंद करेंगे। दैट प्रोसेस इज नाउन एज सब्लिमेशन, उसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको? तो ऑप्शन था बेटा सब्लिमेशन। इसके बाद है नंबर 3, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या था बेटा? रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है बेटा, ये किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली देयर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन द सॉल्वेंट, उनकी डिफरेंट। देखिए हर सॉल्वेंट का या हर जो लिक्विड का एक या कोई भी कंपोनेंट हो, उनकी एक एफिनिटी होती है कि वो सॉल्वेंट फ्रेंड के अंदर किस तरह अपने आप को ट्रेवल करते हैं, किस तरह अपने आप को वो सॉल्वेंट फ्रेंड के साथ फ्लो करते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करेंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन द सॉल्वेंट की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बेटा, दैट इज द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन द सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आप देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात की है,
तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, मीथेन है। अब आप जरा देखिए, इसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो वेरी स्मॉल साइज है, पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है, ऑब्वियसली इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होंगे। क्लोरीन की बात करें, मीथेन की बात करें, इन दोनों में भी वही केसेस है। लेकिन आयोडीन के अंदर ज्यादा, आपको पता है आयोडीन, द साइज ऑफ आयोडीन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द होल हेलोजन ग्रुप। तमाम के तमाम हेलोजन ग्रुप में अगर आप देखें तो उनमें सबसे ज्यादा साइज, लार्ज साइज आयोडीन का है। एज ए रिजल्ट उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जब उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली साइज का ज्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप याद रखिएगा बेटा, आयोडीन हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, आयोडीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, नॉट इन लिक्विड। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? जी बच्चे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज द कंडक्टर बट नॉट मेलिएबल। देखिए बेटा, मेलिएबल वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की जो शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके आप, डक्टाइल जो आप पाइप्स की शक्ल में रोल कर सके, दैट इज द डक्टिलिटी। और मेलिएबिलिटी किसे कहेंगे या मेलिएबल किसे कहेंगे? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप किसी मेटल को शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो यहां पे आपके पास आयरन दिया हुआ है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है। तो कंडक्टर तो सारे हैं, लेकिन मेलिएबल कौन सा नहीं है बेटा? ग्रेफाइट इज नॉट अ मेलिएबल। ग्रेफाइट मेलिएबल नहीं है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इन शीट्स। अच्छा जी, वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड बाय, ये भी हमने बात की थी बेटा, वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा। तो सरफेस एरिया चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, स्मॉल हो, इट डजंट मैटर कि भाई वेपर प्रेशर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, यहां तक हो गए क्लियर? इसमें तो कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 29.25 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। जी बच्चे, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया बेटा। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखें, 29.25 ग्राम्स है जी। देखिए आपके पास 29.25 ग्राम्स आपको कॉमन सॉल्ट दिया हुआ है। अब कॉमन सॉल्ट अगर आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि कॉमन सॉल्ट इज नथिंग एल्स बट सोडियम क्लोराइड। ये NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। जब आपके पास NaCl हो तो बेटा मेलिएबल मींस आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शीट्स के फॉर्म में। आप देखें ना, लोहे को, आयरन को, अगर आप बात करें आयरन के ऊपर अगर आप हैमरिंग करें या प्रेशर अप्लाई करें तो वो आप डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शक्लों में आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। आप उसको, उसका पाइप बना सकते हैं, उसका आप शीट्स बना सकते हैं। जिस तरह चादर वगैरह आप घरों के जो है छत पे लगा देते हैं चादर वगैरह, दैट इज बेसिकली मेलिएबल। ड्यू टू मेलिबिलिटी उस मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट शेप्स। ठीक है, तो मेलिएबल कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को हम शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। डक्टिलिटी बेसिकली पाइप वगैरह हम बना सकते हैं, रोल कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा अहमद, क्लियर हो गया बेटा अहमद जी? अब हम जरा बात करेंगे बेटा यहाँ पे, दैट इज अगर आपके पास 29.25 ग्राम्स कॉमन सॉल्ट हो तो आपने यहां से क्या बताना है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स बताना है। तो आपके पास सिंपल है, यहाँ बोर्ड पे जरा देखिए बच्चे, जरा कॉमन सॉल्ट आपको पता होना चाहिए, दिस इज सोडियम क्लोराइड NaCl। तो आप यहां से मोलर मास फाइंड करें, आपको पता होना चाहिए मोलर मास इज 58.5 ग्राम्स पर मोल। दिस इज द फार्मूला मास ऑफ या मोलर मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है फार्मूला क्या है बेटा? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालने का फार्मूला क्या है? फार्मूला यूनिट विल बी इक्वल टू, जी बच्चे क्या है बेटा? नंबर ऑफ, जी मास जो गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, 29.25 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा, जरा सॉल्व कर इसको, जरा क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा जी। क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो बेटा, इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आपके पास आएगा, आप डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा बेटा, दैट इज 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपल फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी बच्चे क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? हाँ जी, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालने के लिए वही फार्मूला है, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर।
सॉल्ट अगर NaCl है तो उसको आयोडीन सॉल्ट कहा। अच्छा वजह मैं बताता हूँ बेटा, देखिए आयोडीन की एप्लीकेशन ज्यादा है। आयोडीन एक तरह से आपने सुना होगा ना, आयोडीन मिला नमक, सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, बेसिकली सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोडीन को मिक्स किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। मैं बताने लगा हूं आपको ये आयोडाइड सॉल्ट क्यों कहते हैं। प्योर सोडियम क्लोराइड के अंदर जब आप कुछ क्वांटिटी में आयोडीन को ऐड कर देंगे तो वो बेसिकली आयोडाइज्ड सॉल्ट बन जाता है। ठीक है बेटा, आयोडाइज्ड सॉल्ट का फायदा ये होगा कि ये ग्वाइटर वगैरह आपके जो गले में जो होता है ना, उसको कहते हैं ग्वाइटर, उसको प्रिवेंट करते हैं। इवन कि आपके थायराइड कैंसर को भी ये प्रिवेंट करते हैं। इसके अंदर इसकी बहुत सारे एप्लीकेशन, आपने सुना होगा आयोडीन 127 को हम ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फॉर दी ट्रीटमेंट फॉर दी अच्छा ट्रीटमेंट फॉर दी किसके लिए होगा बेटा? ट्रीटमेंट फॉर दी कैंसर। तुम क्या कह रहे हो बेटा मोमिन? सर इसकी कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगी। जाहिर बात है बेटा, हमने आयोडीन की क्वांटिटी को फाइंड नहीं करना। जो आप बच्चा सवाल कर रहे हैं कि आयोडाइड सॉल्ट क्या है, तो आयोडाइड सॉल्ट इज नथिंग एल्स बट द मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन द सोडियम क्लोराइड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या चीज है बेटा? देखें मैंने आपको पहले भी कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हर वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था लेक्चर के दौरान भी। बेटा याद रखिएगा, दिस 40.7 किलो जूल पर मोल, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है वाटर के साथ, जो वाटर के साथ आपके पास आपस में हाइड्रोजन, मैं सपोज कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक H2O प्लस एक H2O फॉर एग्जांपल बनाना चाह रहा है, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में है, ये आपके पास गैसियस फॉर्म में होगा, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। अगर आपने वाटर टू वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना हो, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन वाटर ब्रेक करना हो, वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करना हो, तो आपको 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं वाटर को ही स्प्लिट कर दूं, H2O को मैं स्प्लिट कर दूं किसमें? H2 प्लस O2 में, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाना चाहे ना बेटा, तो याद रखिएगा इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। कहते हैं कि अगर हम इसके लिए 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे दे तो अबाउट 0.05% वाटर स्प्लिट हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। मीन टू से बेटा, आवाज ठीक है बेटा, यहां पे क्लियर आ रही है? मीन टू से कि एक बार मैं चेक करता हूं बेटा, आवाज ठीक है बेटा? जी तो मैं बताना ये चाह रहा हूं बेटा कि अगर वाटर को स्प्लिट करना हो आपने इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब आप इसको 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 बेटा 1500 डिग्री सेल्सियस पे, या जो आपका रेत है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो भी पिघल जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस पे लोहा पिघल जाते हैं बेटा, याद रखिएगा। 800 डिग्री सेल्सियस पे ये जो लोहा है, आयरन है, ये भी मेल्ट हो जाता है। तो आप खुद जरा इमेजिन करें कि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप दे दे, तो वाटर मॉलिक्यूल, वो भी 0.05% वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके क्या बना देगा? आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए बेटा पूरे यूनिवर्स में, दुनिया में, पूरी दुनिया में याद रखिएगा वाटर हाईली स्टेबल कंपाउंड है। इसीलिए आपको पता है ना कि आपके पास 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है, जमीन है। इसी वजह से, क्योंकि वाटर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हाईली स्टेबल है वाटर, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा इसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली दुनिया में है। ठीक है बेटा? अच्छा जी, क्या कह रहे हो बेटा आप लोग कमेंट्स में, क्या कह रहे हो? सही है सर। अच्छा सर, बुक में तो 40.6, ठीक है बेटा, डजंट मैटर। पॉइंट के बाद 6 लिखे, 7 लिखे, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 मेन चीज तो 40 है ना, पॉइंट से पहले जो चीज आ रही है वो 40 है। जी कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके 6 है तो कोई बात नहीं, आप 6 लिखो। चलो यार आप खुश हो जाओ, मैं 6 लिख लेता हूँ। कहाँ पे गया? चलो अब खुश हो गया बेटा? हाँ जी, अब हैप्पी? जी बेटा। हैदर बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे, 6 लिख दिया। अब खुश हो गए बेटा? अब आप खुश हो गए ना? आपकी खुशी के लिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। जी हो गया बेटा? जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेलेक्ट अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर। आपने बताना है जी बेटा, सबसे स्टेबल, ज्यादा स्टेबल वाटर है बेटा, वाटर बहुत स्टेबल चीज है जी। अब आप मेरी बात जरा सुने, मेरी बात जरा सुने बेटा, मैं आपसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं कि आपने बताना है कि भाई इनमें से कौन सा पेयर आइसोमॉर्फिक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आइसोमॉर्फिक से मुराद ये है, वेरी गुड वेरी गुड, आइसोमॉर्फिक से मुराद ये है बेटा कि वो सब्सटेंस जो एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, अगर वो एक ही ज्योमेट्री रखे, दैट इज द आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहां पे आपसे ऑप्शन में ये पूछा हुआ है, ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ है भाई सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसके अंदर 4-5 ऑप्शन आ गया। चले, अब इसमें मेरी बात जरा गौर से सुनना है बेटा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आइसोमॉर्फ है? तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा कि वो तमाम कंपाउंड जिसके अंदर जो एटम्स है उनका रेशो सेम होना चाहिए। अगर उनका रेशो फॉर एग्जांपल 1:1 है, या आपके पास इसमें हम कह सकते हैं 1 अगर 3 एटम है तो तीनों में 1-1 रेशो हो, तो आपके पास आइसोमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इसमें आप जरा ऑप्शन जरा देखें, ऑप्शन में आपके पास सबसे पहले दिया हुआ सोडियम क्लोराइड में 2 है, 1:1, पोटेशियम नाइट्रेट में 3 है, 1 पोटेशियम 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो रेशो सेम नहीं हुआ, तो कभी भी आइसोमॉर्फ नहीं बन सकते। सेकंड ऑप्शन देखें, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, 1-1 रेशो है बेटा, 1:1 रेशो है, और सोडियम और फ्लोरीन भी 1:1 रेशो है, तो ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सी देखें, पोटेशियम नाइट्रेट में 3, 1:1:3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड में 1:1। इस तरह सोडियम फ्लोराइड के अंदर भी रेशो डिफरेंट है। अगर रेशो डिफरेंट हो जाए तो कभी भी आइसोमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से, बच्चा अक्सर कंफ्यूजन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है? सिंपल वर्ड ये है कि अगर रेशो सेम है एटम के तो आइसोमॉर्फ है, रेशो सेम नहीं है तो आइसोमॉर्फ नहीं है। बेटा पॉइंट इज गॉट इट जी, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जी, आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस है, जाहिर बात इनमें तमाम प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। मैंने आपको शायद लेक्चर में भी बता दिया था कि आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है बेटा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन है बेटा, दैट इज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन ओपन सिस्टम, अगर एक ओपन सिस्टम हो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 800 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। देखिए कंडीशन सारे हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो सी लेवल पे ऑब्वियसली बेटा वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है बेटा, दैट वुड भी क्या होगा बेटा, वाटर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या 760 टॉर के बराबर है ना, 760 टॉर के बराबर है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये सारी बातें हमने पिछले भी उसमें टॉपिक में किया था बेटा, किया तो 1 ATM, ठीक है बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 760 टॉर, दिस विल बी इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये तीनों बात वही है, सेम मीनिंग है बेटा इन सबके, कि आपके पास इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो आपके पास ऑप्शन ऑब्वियसली मिलीमीटर ऑफ Hg में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर ऑफ Hg में याद रखिएगा 760 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बेटा सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एट 1 ATM प्रेशर, अगर 1 ATM प्रेशर हो, हमारे पास 2 लिक्विड है, लिक्विड 1 और एंड लिक्विड 2। लिक्विड 1 हैज द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन लिक्विड 2, व्हाट कैन वी प्रेडिक्ट अबाउट बोथ द लिक्विड? जाहिर बात है बेटा, आपके पास एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का ज्यादा है, तो आप यहां से क्या चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो आप ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है बेटा। नंबर 1 इज द लिक्विड 1 हैज द हाई वेपर प्रेशर देन द लिक्विड जी, ऑब्वियसली, ठीक है। लिक्विड 1 हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये भी ठीक है। लिक्विड 1 इज मोर वोलेटाइल देन द लिक्विड 2, ऑब्वियसली। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है बच्चे, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर जी। आपका एक सर्वे है बेटा 1 मिनट के लिए, जरा सर्वे अटेंड करें बेटा आप लोग, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जी। हाँ एक मिनट, अगर किसी को शो ना हो बेटा तो आप पेज रिफ्रेश कर दें और शो हो जाएंगे।
विच एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश यू वांट टू मेक इम्प्रूव। अच्छा, इसमें एक छोटी सा सर्वे है बेटा, आप लोग ज़रा देख लें। जी बेटा, टाइम ख़त्म हो रहा है बेटा, आप जल्दी से उसको कंप्लीट कर दें सर्वे को। जी बेटा, टाइम ख़त्म हो गया बेटा, ठीक है। ओके जी बेटा, स्क्रीन पे ये मुझे नहीं पता, ये मैनेजमेंट वाले करते हैं टेस्ट को ओपन। मेरे ड्राइव में मेरे ख्याल उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा बेटा। अभी जस्ट आप लोग इस डिस्कशन को कंप्लीट करें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें फिर, ठीक है बेटा फरवा जी। तो इसका ऑप्शन था बेटा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस फ्लोट ऑन द लिक्विड वाटर बिकॉज नंबर 1 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, water freezes at 0 degree C and is less dense than liquid water, ice occupies less volume than water at 0 degree C, both B और C। इसका ऑप्शन बेटा इसमें रॉन्ग लगा हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा दैट इज ओनली C। आइस नहीं, C नहीं, सॉरी बेटा, B। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री C एंड लेस डेंस देन द लिक्विड वाटर। ऑब्वियसली मेरे बेटा, मैंने पहले भी कहा था आपको, मैंने पहले भी कहा था कि जब आइस बनती है तो वाटर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और आइस ऑक्यूपाई 9% मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द लिक्विड वाटर। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाए तो आइस क्या करेंगे बेटा, फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अमोनिया शोज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप बिकॉज। जी बच्चे, इसमें तो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब बात होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो इसकी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस शोज मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर बिकॉज, जाहिर बात है जब टेम्परेचर कम हो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गैस एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे, जब एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट आपके पास ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। ये तो हमने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया बेटा, इनका मसला कोई नहीं है। इसके बाद है द सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर काज। जाहिर बात है इससे क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर गैसेस कंप्रेस्ड फॉर्म में है और आप उसको सडन एक्सपेंड होने दें तो जो कंप्रेस्ड गैस है उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको तोड़ने के लिए गैस जो अपनी एनर्जी है उसी को इस्तेमाल करेंगे, इटसेल्फ जो एनर्जी होगी उसी को इस्तेमाल करके उन फोर्सेस को तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद उसकी अपनी एनर्जी जब कम हो जाएगी तो वो बाहर सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ताकि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो दोबारा फुलफिल हो। तो इन्वायरमेंट से जब सराउंडिंग से जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेसिक केमिस्ट्री है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट होगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवापोरेटिंग वाटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। ऑब्वियसली बेटा किस पे डिपेंड करेंगे, सरफेस एरिया एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है बच्चे, क्योंकि ह्यूमिडिटी डज नॉट अफेक्ट द इवापोरेशन।
द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम लेस स्ट्रॉन्गर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, 20 टाइम लेस। अब यहाँ पे बात आ रही है स्ट्रॉन्गर की, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। इसके बाद है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड। जाहिर बात है बेटा, हमने लास्ट टाइम इतनी डिटेल में डिस्कस किया है डायमंड के स्ट्रक्चर को। तो डायमंड में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, कार्बन की, दैट इज sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जी सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन हो गई ना बेटा। इसके बाद है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस while that of ethanol is 78.5 डिग्री सेल्सियस। द रीजन इज दैट, क्या रीजन हो सकता है बेटा इसके अंदर? ऑब्वियसली वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू एथेनॉल। एथेनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है बेटा, यहां पे भी मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द लिक्विड हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर? सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो, वो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उनका वेपर प्रेशर कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर बात है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहां पे ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा? वाटर। वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए कम होगा क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज मोस्टली राइज बाय, जाहिर बात है बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से इंक्रीज होगा बेटा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया बेटा, दैट इज 4 सोडियम क्लोराइड एक यूनिट सेल के अंदर है, ये भी हमने कैलकुलेशन किया था। द क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसकी भी हमने बात की थी। द क्रिस्टल ऑफ डायमंड इज कोलिन इन नेचर, ऑब्वियसली कोलिन है, ये कोलिन सॉलिड है। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड लुक्स, मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ओवरऑल हम डायमंड के स्ट्रक्चर देखें तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा, ये भी तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। विच वन इज फॉल फॉर इवापोरेशन? ऑब्वियसली बेटा इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, इवापोरेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एज वेल एज कूलिंग, कास्ट कूलिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक। ऐसा ही है ना बेटा, इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉट एक्सोथर्मिक। एच यूनिट सेल ऑफ आयोडीन कंटेन I2 इज, ये भी हमने लास्ट टाइम बात की थी बेटा, एक आयोडीन के यूनिट सेल के अंदर कितने आयोडीन मॉलिक्यूल थे? 14, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ डायमंड, जाहिर बात है बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अगर एक यूनिट सेल की बात करें तो जो वो तमाम कार्बन एटम जो विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड हो दैट इज नाउन एज टेट्राहेड्रल कार्बन। तो हमने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस की थी बेटा कि 4 कार्बन एटम्स आर नाउन एज टेट्राहेड्रल कार्बन इन केस ऑफ डायमंड, ये बात भी हमने लास्ट टाइम की बेटा। लास्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन टू 23.7 टॉर देन वाटर बॉयल 8, ये भी हमने बात की थी बेटा, प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना बेटा। तो अगर हम 23.7 टॉर तक अगर प्रेशर को रिड्यूस करें, obviously water will boil 8 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द रूम टेम्परेचर। अब जरा मुझे बताया बेटा किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बेटा? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, नहीं क्वेश्चन तो फिर मैं आगे चलता हूं जी बच्चे। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बेटा? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं बेटा जी। जी बेटा कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं जी बेटा, वरना मैं लेक्चर आगे स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड हैदर, वेरी गुड वहाब बेटा, वेरी गुड। जी जी सारे बच्चे मुझे बता दे बेटा, सबको क्लियर हो गया? ओके बच्चे, ओके बेटा ठीक। अब हम जरा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा, दैट इज क्योंकि मेरे पास अभी 20 मिनट्स है तो मैं 20 मिनट में 2-3 टॉपिक हम कर लेंगे ना। अब हमने बेटा मेरी बात जरा और से सुनना है, मैंने आपको सुबह भी कहा था, अब हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस
इसी मंथ में ही मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस, वोल्टेज ज़्यादा है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसके बाद हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक के फ़ौरन बाद फिर हम इनऑर्गेनिक को करेंगे। इनऑर्गेनिक इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, शॉर्ट है, जल्दी भी हो जाएंगे। तो यही दो लेक्चर में यहाँ से लेकर सिर्फ आपके लिए ई केट का जो लेक्चर होगा ये मैं आज से मैंने शुरू किया है टिल 29 जुलाई तक डेली बेस पे दो लेक्चर मैं लिया करूँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा टाइम पे, क्योंकि आप लोगों ने एक दफ़ा एफएससी किया हुआ है, आपको इतना मुश्किल नहीं होना। आपने जस्ट जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करना है और उसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। ठीक है बच्चे, तो ये हम ज़रा फास्टली जाएंगे, आप सिलेबस को लेकर जाएंगे फास्टली, ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो जाए। इसके बाद आपके लिए जो प्रिपरेशन के लिए टाइम मिले वो आप प्रिपरेशन में लगा दें। ठीक है बच्चे, हाँ जी। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। वह बहुत बेसिक मॉडल है। ठीक है बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर सबसे बेसिक मॉडल है, दैट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, दैट इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी बेसिकली हमें क्या चीज बता रही होती है बेटा? इससे पहले सेकेंड ईयर हो जाएगा सर इंशाल्लाह बेटा। मेरी अपनी पूरी कोशिश है, मैंने वो अपने प्लानिंग बना दिया है। डेली अगर मैं दो लेक्चर भी आपको ले लूँ ना तो मैं आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ईद से पहले क्योंकि मैंने चले जाना है, मैंने असल में आउट ऑफ सिटी जाना है। तो मैं तकरीबन 30 जुलाई को मैंने मॉर्निंग निकलना है, फ्लाइट है मेरी, तो मैं सुबह निकल जाना है। तो मतलब 29 तक आपका अगर डबल लेक्चर हो जाए ना तो इससे पहले सेकेंड ईयर भी कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेकेंड ईयर भी कवर हो जाएगा, सेकेंड ईयर भी कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, हाँ। तो इंशाल्लाह बेटा हम करेंगे कोशिश, कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, होप सो कि मैं इसका प्लानिंग बना लिया मैंने कि कैसे मैंने इसको लेके जाना है। ठीक है बच्चे, हो जाएगा वहाँ। अच्छा जी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? बेसिकली इसको दिया था मैक्स प्लैंक्स ने। ठीक है, ये बंदे के नाम से ही है बेटा, प्लैंक वाज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट। ये बंदा भी फिजिक्स का था। ठीक है बच्चे, इसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी दिया था, मैक्स प्लैंक। प्लैंक वाज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट जिसने ये थ्योरी दिया था बेटा। ये थ्योरी क्या कहती है, याद रखिएगा, दिस थ्योरी बेसिकली टेल यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो मौजूद एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली हमें पता चलेगा इस थ्योरी से। रिलेशनशिप बिटवीन क्या है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड क्या है बेटा? एनर्जी एंड एटम या मैटर की बात हम करेंगे यहाँ पे। मैटर और मोर प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है बेटा, दैट इज नोन एज दैट वुड गिव द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ पे हमने सारे पॉस्टुलेट को वन बाय वन डिस्कस तो नहीं करनी बेटा, ऑब्वियसली आपको पता है कि हम एंट्री की क्लास है, इसमें हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि रिलेशनशिप में आप किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, एक तो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, नंबर वन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसी एनर्जी का हम रिलेशन देखेंगे वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगी बेटा? इसके बाद हम देखेंगे वेव नंबर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है बेटा, वेव नंबर के साथ क्या रिलेशन है, इनको हम यहां पे जस्टिफाई करेंगे। अब ये थ्योरी कहती है कि एटम अगर एनर्जी एमिट करे या एब्जॉर्ब करे, एटम एनर्जी एमिट करे या एब्जॉर्ब करे तो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस मैनर एब्जॉर्ब करेगी या इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस एमिट करेगी। मतलब कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है या एनर्जी को रिलीज कर रही है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ टिनी पैकेट्स भी हम कह सकते हैं, इसको हम वेव पैकेट भी कहेंगे, क्योंकि हमारी इस वक्त जो कंसर्न है दैट इज लाइट एनर्जी की बात हो रही है। वेव पैकेट इनको कहते हैं क्वांटा, इनको क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा कहते हैं। यहां से इस थ्योरी का नाम रखा हुआ है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अच्छा बेटा, एक मिनट में जरा बैटरी चेंज कर देता हूं, एक मिनट। जी बच्चे, तो मैं बात कर रहा था बेटा कि क्वांटा किसे कहेंगे? क्वांटा इज बेसिकली द वेव पैकेट ऑफ द एनर्जीज। ठीक है बेटा, हमारे पास जितने भी एटम है वो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स
या तो एब्जॉर्ब या रिलीज। आपके पास जो एब्जॉर्प्शन है और रिलीज है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स है या इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है, दैट इज नोन एज क्या होगा बेटा, क्वांटा जी। और इसको हम मोर प्रिसाइसली या मोर हम इसको टेक्निकली बात करें इसके, तो याद रखिएगा इनको हम फोटोन भी कहते हैं इन केस ऑफ लाइट। इन केस ऑफ लाइट जो एनर्जी होगी बेटा उसको हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। एनर्जी को हम क्या कहेंगे बेटा, वेव पैकेट्स को हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। एक मिनट बच्चे जरा ये बैटरी चेंज हो रहा है, एक मिनट, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे करना है। बस सिर्फ एक मिनट वेट करें। जी ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो फोटोन किसे कहेंगे बेटा, व्हाट इज फोटोन? याद रखिएगा फोटोन इज द पार्टिकल विच रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ अ लाइट। किसी भी लाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाले जो पार्टिकल्स है दैट इज नोन एज फोटोन। फोटोन किसे कहेंगे बेटा, फोटोन इज द पार्टिकल विच रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ लाइट। लाइट की एनर्जी को अगर रिप्रेजेंट करे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, फोटोन कहेंगे। तो मतलब यह है कि एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ क्या करेंगे बेटा, वेव पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ही एनर्जी रिलीज करेंगे। यहां पे अगर हम इनकी रिलेशनशिप देखें तो याद रखिएगा अगर हम एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप देखें तो क्या होगा बेटा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। दिस इज द न्यू, ये म्यू नहीं है, न्यू है, न्यू, NUE, न्यू। ठीक है बेटा, V नहीं है, ये V भी नहीं है, म्यू भी नहीं है, दिस इज न्यू। इस सैंपल को क्या कहते हैं, न्यू, NUE, न्यू। ठीक है बच्चे, तो एनर्जी ऑफ एन एटम या एनर्जी एसोसिएटेड विद एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी, दिस इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, कांस्टेंट लाए बेटा, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू H न्यू। H यहां पे बेटा, H यहां पे प्लैंक कांस्टेंट है। H क्या है बेटा, यहां पे H इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, H इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे। और याद रखिएगा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड जी। इसकी वैल्यू बेटा एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट जी जी। बेटा मैथ्स जीरो, आप इसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी होगी बेटा कंसेप्ट, लेकिन आप यहाँ पे वेरी स्मॉल मैथ्स है बेटा जी, बहुत स्मॉल मैथ्स है, लेकिन बहुत स्मॉल मैथ्स है, मतलब बहुत कम मैथ्स है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का मैथ्स था बेटा, बहुत कम मैथ्स, लेकिन मैथ्स तो है। ठीक है, लेकिन हम बास रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के मैथ्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, जीरो शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना होने के बराबर है। तो इसका भी है मैथ्स, लेकिन वो ना होने के बराबर है। ठीक है बच्चे, फोटोन। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बेटा याद रखिएगा किसी भी एटम की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। अगर एक पॉइंट से पर सेकेंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे ना इन चीजों को, ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे, वैसे केमिस्ट्री में आपको मैं वैसे जरा बता के जाऊं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है बेटा, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है बेटा याद रखिए उस वेव की उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जो वेव है हमारे पास, उन फोटोन की या उन एनर्जी पैकेट्स की अगर हम बात करें, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है बेटा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, अब यहां पे हम एक रिलेशनशिप यहां पे हम डिस्कस करेंगे बेटा। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर आपने एक डेरिवेशन टाइप एक छोटी सी वो पढ़ के आए होंगे बेटा, दैट इज अगर आपको याद है तो V इज इक्वल टू एफ लेमडा।
क्या चीज था बेटा ये, अगर आपको याद हो बेटा, देखिए ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स तो नहीं है, लेकिन मैं जरा आपसे एक चीज यहाँ पे ड्राइव करके इसके अंदर पुट करना चाह रहा हूँ, ये कैसे आए मैं वही बताना चाह रहा हूँ जी। मुझे जरा पता है बेटा, ये पता है ना v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वेलोसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेव्स के लिए जी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ पे v क्या है बेटा, वेलोसिटी है, f इज द फ्रीक्वेंसी है, लेमडा इज द वेवलेंथ। लेमडा किसे कहेंगे, वेवलेंथ को कहेंगे। बेटा मैं यही आपको बता रहा हूं कि मैस बिल्कुल बहुत कम मैस होगा, अगर मैस है तो भी बहुत कम मैस होगा। जिस तरह इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की थी ना बेटा, वो भी तो एक तरह से पार्टिकल है ना, वो भी एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी है ऑब्वियसली, तो मैस है लेकिन बहुत ही कम मैस होगा। यहां पे ये लाइट है, तो लाइट की केस में हम मैस को कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, लेकिन मैस तो ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होगी, ठीक है। तो बहरहाल फोटोन की केस में हम इसको सिर्फ एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइट की केस में, ठीक है बेटा, तो आप इसको इसी हिसाब से माइंड में रखिएगा जी। v इज इक्वल टू एफ लेमडा किसे कहेंगे बेटा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, हाँ जी। अब हम इसको केमिस्ट्री में लेके जाएंगे, तो केमिस्ट्री में हम वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, इसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, बहुत तेज वेलोसिटी है, बहुत फास्ट वेलोसिटी, इसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा, और लेमडा को हम लेमडा से ही लिखेंगे। एक रिलेशन आ गया ना बेटा। अब यहां से न्यू निकालो, जरा न्यू निकालो बेटा, न्यू किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू सी बाई लेमडा। अब इस वैल्यू को उठा के आप पुट कर दे इस इक्वेशन में, पुट कर दे। अब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो ये आपके पास एक और रिलेशनशिप आ गई बेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। एनर्जी एंड वेवलेंथ, अब जितनी कम वेवलेंथ होगी बेटा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो वो वेव जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। अब वेवलेंथ क्या चीज है, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द, अगर आपके पास एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, याद है ना बेटा आपको, वेव के अंदर जो है क्रस्ट होता है एक ट्रफ होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। बच्चे आप लोगों को याद नहीं है बेटा, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं यार ये चीजें। कि आपके पास एक रेफरेंस लाइन है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे आपके पास एक वेव है, फॉर एग्जांपल एक वेव है, तो ये क्रस्ट है बेटा, ठीक है, और ये क्या है, ट्रफ है। ये क्रस्ट है ना, ये दोनों क्रस्ट है और ये दोनों क्या है, ट्रफ है। अगर इन दोनों के दरमियान कंजक्टिव क्रस्ट या कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज वेवलेंथ, उसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। तो ये जो वेवलेंथ है ये एनर्जी के साथ इसकी क्या रिलेशन होगी बेटा, इनवर्स रिलेशन होगी। मतलब जितनी कम वेवलेंथ है उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है बच्चे। अब यहां से हम एक और रिलेशन भी निकालेंगे बेटा, दैट इज, अगर आपको याद हो ये सारी फिजिक्स वाली बातें हैं, ठीक है ना। ये देखिए फॉर एग्जांपल म्यू, दिस इज, ये क्या चीज है, न्यू बार को हम क्या कहेंगे बेटा, वेव नंबर। ये क्या कहेंगे बेटा इसको, वेव नंबर। तो वेव नंबर किसके बराबर होगा, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्या है, ये रेसिप्रोकल है। तो हम यहां पे कह सकते हैं ना बेटा, म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, E इज इक्वल टू एच सी 1 बाई लेमडा। अब आप इस इक्वेशन को उठा के इस इक्वेशन के यहां पे 1 बाई लेमडा की जगह पे आप म्यू बार पुट करें, तो आपके पास एक और इक्वेशन बनेगी बेटा, दैट वुड गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड द वेव नंबर, दैट इज E इज इक्वल टू एच सी म्यू बार, ठीक है। तो दिस इज द अनदर रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड द वेव नंबर, ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अगर हम बात करते हैं किसी भी एनर्जी का रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेव नंबर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा वेव नंबर होगा बेटा उतने ही ज्यादा एनर्जी होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो बता सकते हैं बेटा। और वेव नंबर को याद रखिएगा बेटा, इसके लिए यूनिट हमारे पास हो सकता है एमस्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बेटा, नैनोमीटर हो सकते हैं, पिकोमीटर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिलेशनशिप मैंने आपको पहले भी बता दिया था, प्रीफिक्स था बेटा हमारे पास। अगर हम बात करते हैं एक एमस्ट्रॉन्ग की, तो वो कितने उसके बराबर होते हैं बेटा, 1 एमस्ट्रॉन्ग विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है।
अगर यही हम नैनोमीटर में बात करें तो 10⁻⁹ मीटर होगा बेटा, और अगर हम पिकोमीटर में बात करें तो 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होगा। तो मतलब आपके पास ये रिलेशनशिप है, और आप इनमें से कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दी वेवलेंथ। ठीक हो गया बेटा। तो ये था बेटा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसमें आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछे कुछ इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए पेपर में कि वो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको वो कहते हैं कि भाई इसमें आपको देखिए ये बात तो फिक्स है ना, एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पता है कि भाई सी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अगर आपसे कहे कि भाई एनर्जी इतनी एनर्जी है तो उसकी वेव नंबर क्या होगी, तो आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके निकाल सकेंगे ना बेटा। अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज में कि वेव नंबर निकालो भाई, आपके पास एनर्जी आपको दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, ई डिवाइडेड बाई एच सी करेंगे, तो आप यहां से क्या निकाल सकेंगे, आसानी से वेव नंबर फाइंड आउट कर सकेंगे। मतलब कहने का यह है कि कोई भी चीज दो चीजें गिवन हो, थर्ड पार्ट आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जी बेटा मैंने ये कहा कि 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। अगर आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में लेके जाना चाहे, जी मैं बता रहा हूं बेटा, फरवा बेटा बता रहा हूं। अगर आप एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना चाहे मीटर में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 10⁻10 मीटर के बराबर है। अगर आप इसी एंगस्ट्रॉम को जो है नैनोमीटर, दिस इज द नैनोमीटर, अगर आप नैनोमीटर में लेके जाना चाहे तो 10⁻⁹ नैनोमीटर है बेटा, और अगर आप इसी को पिकोमीटर में लेके जाना चाहे तो 10⁻12 पिकोमीटर होगा। ठीक है बच्चे, अब क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट फरवा बेटा। जी तो ये था बेटा अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी से अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दिस इक्वेशंस। ठीक है, अगर आपको वो वेवलेंथ दिया हो, ठीक है बेटा, नजर आ रहा है ना, ठीक है, वेवलेंथ दिया हो तो आप एनर्जी फाइंड कर सकेंगे बेटा। अगर एनर्जी गिवन हो और अगर आपसे कहे वेव नंबर निकाले तो आप वो भी निकाल सकेंगे। एनर्जी गिवन हो और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कह दे, बेटा आपको नजर नहीं आ रहा, ये देखो 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब नजर आ रहा है, हाँ जी, और दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। ठीक है बेटा, बस मैंने रिपीट कर दिया जी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक होगा बेटा, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, ये भी तो आपको पता है बेटा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम स्लाइडली देख लेंगे बेटा। व्हाट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जी बोहर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो बेटा इसके अंदर भी ऑब्वियसली नील बोहर ने 1913 में 1913 में ये मॉडल पेश किया था एटम के हवाले से। जी बच्चे ठीक है, मॉडल पेश किया था बेटा। इसमें उसने क्या कहा था, मेन पॉस्टुलेट सारे हमें आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि 9th क्लास में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है। पॉस्टुलेट में क्या था बेटा कि अगर हमारे पास एक एटम है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है बच्चे, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। इस सर्कुलर पाथ को फर्स्ट टाइम बोहर ने ऑर्बिट का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, ऑर्बिट का नाम दे दिया। फर्स्ट टाइम सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट का नाम दे दिया बोहर ने। ठीक है बच्चे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द सर्कुलर पाथ, दैट इज टू बी नोन एज ऑर्बिट। उन्होंने इसको ऑर्बिट का नाम दे दिया। और भी बहुत सारे पॉस्टुलेट हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट की अगर हम बात करें तो बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट। दोबारा से गौर से सुनना बेटा, मैं जो स्टेटमेंट बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of nh/2 pi। ठीक है बच्चे, इस वैल्यू को आपने याद रखनी है बेटा, इस पॉस्टुलेट को, दैट इज mvr is equals to nh/2 pi। दिस इज द क्या होगा बेटा आपके लिए, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of nh/2
2 पाई। जी बच्चे, इसका क्या मतलब है जरा देखिए बेटा, आपको पता है मोमेंटम दो तरह के हैं, एक तो आपके पास लीनियर मोमेंटम है, एक आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम कब होगा बेटा? जब बॉडी स्ट्रेट मूव कर रहा हो, फिजिक्स की बात है सारे। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, तो जो मोमेंटम होगा दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम mvr, उस ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2 पाई के लाजमी मल्टीपल होना चाहिए। अब n मींस नंबर ऑफ शेल्स है, बाकी h की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे जो आंसर आएगा, तो उस ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। इसको बेसिकली उसने क्या कहा बेटा? उसने क्या कहा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट्स को उसने कुछ नाम भी दे दिया, ठीक है बेटा, उन ऑर्बिट्स को कुछ नाम भी दे दिया। इसको एक तो उन्होंने दिया अलाउड ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स को क्या कहा बेटा उन्होंने? इन ऑर्बिट्स को अलाउड ऑर्बिट भी कहा, या स्टेशनरी ऑर्बिट, या इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहा, स्टेशनरी स्टेट भी कहा, और एक और नाम भी दिया बेटा, दैट इज बोहर ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट। इसने इसका नाम दे दिया था, बोहर्स ऑर्बिट के नाम से अपने नाम था, या अलाउड ऑर्बिट कहा गया इसको, या फिर स्टेशनरी स्टेट कहा गया। ठीक है बच्चे, इसके बाद लास्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा, एक और पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज कि उसने ये कहा जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मौजूद है ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी ना तो एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है, सर्कुलर पाथ की मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं। लेट अज्यूम कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, तो जब तक इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में है, इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी ना तो एनर्जी एमिट करेगी। कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, कब एमिट करेगी बेटा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर चले जाए या बाहर से अंदर आ जाए तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगी। इसको हम लिखेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू मीन्स एनर्जी के लिए हमने वो अभी प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। तो E2 माइनस E1 से मुराद क्या है बेटा? जो एनर्जी में चेंज आएगी वो इसके बराबर होगी। और याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से हायर में चले जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और हायर से इनर में आए तो एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है बच्चे, तो यहां तक मेरा ख्याल है टाइम हो गया है। ठीक है बच्चे, तो यहां तक क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चल इसमें एक छोटी सी बात हम करके जाएंगे, ऑब्जेक्शन की बात करके जाएंगे। ऑब्जेक्शन से मुराद ये है ड्रॉबैक्स। कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे बेटा? याद रखिएगा, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए नहीं होगा बेटा। दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा। इसके अलावा क्या था बेटा? जी-मेन और स्टार्क इफेक्ट को, जी-मेन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका ये। इसके अलावा थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है बेटा, थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। जो आपके पास फाइन लाइंस की प्रोडक्शन थी, फाइन लाइंस की प्रोडक्शन, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका बोहर्स का मॉडल। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनके बुनियाद पे बोहर इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका बेचारा। हालांकि इतना अच्छा उसने काम किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसलिए इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था समरफेल्ड, एक और फिजिसिस्ट था ये बंदा। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेंगे बल्कि ये एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेंगे। एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेंगे। एलिप्टिकल से मुराद यह है बेटा कि फॉर एग्जांपल एक यहां से इस तरह मूव करेंगे तो एक तो इस तरह मूव करेंगे, एक इस तरह मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी यूं मूव कर रहा है तो कभी यूं मूव कर रहा है। आपके पास थ्री डायमेंशनली एलिप्टिकल पाथ में वो मूव करेंगे। तो समरफील्ड की मॉडिफिकेशन भी काफ़ी मॉडर्न, जो हमारे आजकल मॉडर्न जो एटम के हवाले से है उससे काफ़ी क्लोज है। सर्कुलर नहीं है, एटम का स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टाइम हम अपना लेक्चर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट
और रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट के लिए जो डेरिवेशन दिया हुआ है ना आपकी बुक में, मैं बताता हूं बेटा, आपकी बुक में दिया हुआ है, उसकी तमाम डेरिवेशन नहीं करेंगे, जस्ट हम उनके लास्ट फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम रेडियस फाइंड करेंगे, फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस, थर्ड रेडियस, एज वेल एज हम एनर्जीज को फाइंड करेंगे, फर्स्ट शेल में हो तो क्या एनर्जी होगी, सेकंड में हो तो क्या एनर्जी होगी, थर्ड में हो तो क्या एनर्जी होगी। ठीक है बच्चे। बेटा जी मैन इफेक्ट की वो इफेक्ट है अगर हम जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसकी मजीद स्प्लिटिंग हो जाती है, उसको जीमेन इफेक्ट कहेंगे। अगर उसी स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो मजीद स्प्लिटिंग होना उसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हम स्टॉप कर लेते हैं बेटा। अपना आज तक नहीं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।